तो अगर एज़ अ कंट्री में जापान की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, हाई टेक और पंक्चुअल कंट्री है। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में बताने के लिए एंड इस कंट्री से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप किसी और भी कंट्री जाने का प्लान कर रहे हो तो आप वो आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दो एंड इस कंट्री के बारे में नमस्कार, मैं हूं खुशी पटेल और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं माधुरी जी के साथ, जो इस वक्त जापान में रह रहे हैं। आप इन्हें इंस्टाग्राम पर @माधुरी_जापान के नाम से जानते होंगे। माधुरी जी जापान में एक फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर का काम करते हैं और आज वो हमारे साथ जापान की लाइफस्टाइल, कल्चरल एक्सपीरियंसेस और अपनी जर्नी के बारे में शेयर करेंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जापान जाने का सपना देखते हैं या फिर वहाँ की लाइफ और अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास कॉन्वर्सेशन और जानते हैं कि माधुरी जी की जापान में जर्नी कैसी रही। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ANN एंड उनकी पूरी टीम का जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया एंड मैं अपने व्यूअर्स की जितनी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी एंड अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। एंड जैसे कि आपका सवाल है कि मुझे यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया, तो फ्रॉम मार्च 2026 मुझे यहाँ पर रहते हुए पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम वर्किंग हियर एज अ फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर। माधुरी जी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आप कितने समय से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इस कंट्री में आए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं एंड जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में बताने के लिए एंड इस कंट्री से सीखने के लिए बहुत कुछ है और यही सब देखकर मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था लोगों को इस कंट्री के बारे में बताने के लिए। तो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएशन करते हुए 6 महीने हो चुके हैं। और माधुरी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जापान एज अ कंट्री कैसी है, वहाँ की लाइफस्टाइल और कल्चर कैसे होते हैं, लोग कैसे हैं और क्या जापान वुमेन के लिए सेफ है? ओके, तो अगर मैं इनके कल्चर की बात करूँ तो आज से जो इनके 100 साल पुराने कल्चर थे ये आज भी उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड कई बार ऐसा होता है कि जो फॉरेनर्स हैं ना वो यहाँ पर आते हैं और अगर इनके कल्चर को नहीं समझते तो कई बार लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं एंड नो प्रोटेस्ट वगैरह भी होते हैं कि आप फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा लव क्यों करते हो यहाँ पर आने के लिए। एंड इसलिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि अगर आप जापान आ रहे हो, चाहे आप किसी भी पर्पज़ से आ रहे हो, ट्रैवल के पर्पज़ से आ रहे हो या पढ़ाई की या किसी भी पर्पज़ से आ रहे हो, तो आप एक बार यहाँ का कल्चर ज़रूर जान लो क्योंकि ये लोग अपने कल्चर को लेकर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं एंड इनके कल्चर की जो कोर वैल्यू है दैट इज़ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड देयर प्राइवेसी, तो हमें वो चीज़ समझनी चाहिए एंड आप एक बार यहाँ आने से पहले एक बार इनके कल्चर को जान लो, मैं ये ज़रूर बोलूँगी आप लोगों को। तो अगर एज़ अ कंट्री में जापान की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, हाई टेक और पंक्चुअल कंट्री है और यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने कल्चर को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एंड अगर मैं जापान में सेफ्टी की बात करूँ स्पेशली फॉर द वुमेंस, तो मैं तो बोलूँगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है वुमेंस के लिए, क्योंकि आप कहीं पे भी किसी भी टाइम चले जाओ, आप रात के 12 बजे हैं, 2 बजे हैं, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कोई बैड गेज़ नहीं है, बैड कमेंट्स नहीं हैं, तो आप कभी भी यहाँ ना अनसेफ फील नहीं करोगे इस कंट्री में। तो मैं तो बोलूँगी कि मेरे लिए, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है वुमेंस के लिए। और माधुरी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई इंडियन, चाहे वो स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा पर जापान में हो और वो कंटेंट क्रिएशन में फ्रीलांस करियर शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? वहाँ पर रहते हुए वो कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? जी हाँ, तो आप यहाँ पे किसी भी वीज़ा में हो, आप आराम से यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो एंड स्टेप्स कुछ भी नहीं है। शुरुआत कैसे करना है, बस आपको अपना कैमरा उठाना है एंड आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग का यूनिक स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। आप जितना एक्सप्लोर करोगे एंड आपको बताने में उतना ज़्यादा मज़ा आने लगेगी। जैसे आप, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है जापान के बारे में बताने में लोगों को, अपने व्यूअर्स को। एंड स्टेप्स बस कुछ नहीं है, आपके पास रियल स्टोरीज़ होनी चाहिए, फैक्ट होनी चाहिए और आप जो भी एक्सप्लोर कर रहे हो आप लोगों को बता सकते हो और फिर धीरे धीरे आपसे ऑडियंस कनेक्ट होने लगेगी, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और उन्हें भी मज़ा आने लगेगा। तो मैं बोलूँगी कि आपको इसे एज अ करियर ज़रूर परस्यू करना चाहिए। माधुरी जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है जापान में कंटेंट क्रिएटर्स की कितनी वैल्यू है और क्या आपने देखा है कि जापानीज और फॉरेन क्रिएटर्स वहाँ पर कितना इम्पैक्टफुल काम करते हैं और क्या आपको लगता है कि ये मार्केट लोगों के लिए एक्सप्लोर करने लायक है या नहीं? तो जी हाँ, जापान में जो कंटेंट क्रिएटर्स की वैल्यू है ना वो काफ़ी ग्रो कर रही हो, चाहे जापानीज़ हो या फिर फॉरेनर कंटेंट क्रिएटर्स हों। और अगर मैं 2026 तक की बात करूँ तो यहाँ का जो कंटेंट क्रिएटर मार्केट है वो 1.2 ट्रिलियन येन तक पहुँच चुका है एंड आज की डेट में बहुत सारी जो लग्जरी ब्रांड्स है वो भी कंटेंट क्रिएटर के ऊपर ट्रस्ट करती हैं अपने मार्केट को ग्रो करने के लिए, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसे अपना करियर भी बनाने का और लोगों तक जुड़ने का। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन परस्यू करते हो तो
आपके पास एक वॉइस होती है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, चाहे वो खुद की पर्सनल कोई चीज़ हो या फिर लोगों के बारे में हो, तो मैं तो बोलूँगी कि आप इसे ज़रूर, आप अगर किसी भी कंट्री में हो, आपको ये फील्ड चुननी चाहिए आज की डेट में। अब 2026 तो लोगों ने बहुत पहले शुरू किया है और आज जो कर रहा है तो मैं उसे भी थोड़ा लेट बोलूँगी, बट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप प्लीज़ इसे शुरू करिए अब। माधुरी जी, आपने जो कंटेंट क्रिएशन में अपना नीश चूज किया है, आप इसे 2 साल बाद कहाँ देखना चाहती है? और 2027 और 2028 के लिए आपके इस फील्ड में क्या गोल्स हैं? तो मैंने जो नीश सेलेक्ट की है कंटेंट क्रिएशन की, वो है जापान के बारे में बताना एज़ अ स्टोरी टेलर, और सेकंड है कि मैं अपनी डेली लाइफ भी यहाँ पर दिखा सकूँ लोगों को कि एज़ अ इंडियन मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करती हूँ, मुझे इंडियन चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो पाती हैं या नहीं, हम कैसे रहते हैं। हाँ, वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जब आप बाहर जाते हो घूमने के लिए तो आपको मोस्टली नॉनवेज चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, बट हाँ, आप नॉर्मल ब्रेड वगैरह हो गए, स्मूदीज़, ये सारी चीज़ों पर आप सर्वाइव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आज के डेट में और मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं इस बारे में कि क्या हमें हम इंडिया की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो पाती हैं। तो इंडियन स्टोर है यहाँ पे, आपको इंडिया की सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाएँगी। तो हमारा जो डेली लाइफ़ है वो बिल्कुल इंडिया की तरह ही है, हम वही सारी चीज़ें खाते पीते हैं जो हम इंडिया में खाते पीते हैं। एंड आज की डेट में मुझसे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, डीएम करते हैं और कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो आने वाले सालों में, जो आने वाले 2-3 साल हैं, उसमें मैं यही चाहूँगी कि जो मेरी फैमिली है वो ग्रो करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जापान के बारे में बता सकूँ और इंस्पायर कर सकूँ कि वो भी यहाँ पर आएँ। माधुरी जी, आपके लिए जापान शिफ्ट होने के बाद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना कितना चैलेंजिंग था और आपके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टीज क्या थी? तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चैलेंजिंग तो बिल्कुल भी नहीं था मेरे लिए। बस आपके माइंड में एक क्लियर नीश होनी चाहिए और आपके पास एक बहुत ईज़ी तरीका होना चाहिए अपनी ऑडियंस को स्टोरी बताने का, यहाँ के बारे में बताने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ और लोग जापान के लोगों से और इस कंट्री से बहुत कुछ सीखें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास इस कंट्री से। एंड दूसरी बात ये है कि हाँ, एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है अपने आपको कंटेंट क्रिएशन से, कि अगर आप अपना कैमरा है ना, वो कभी भी पर्टिकुलर इंसान पे या किसी के घर पे आप 5 सेकंड से ज़्यादा आप उसको कैमरे को ना आप मत रखो, उसको रोल आउट करते रहो, क्योंकि फिर वो आता है स्पाइंग में। और कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं होती, बट आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ सकता है कि आप किस बारे में वीडियो बना रहे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो। तो हाँ, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। माधुरी जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर कोई जापान जाना चाहता है और वहाँ पर अपना एक फ्यूचर बनाना चाहता है, तो क्या जापान एक अच्छी चॉइस है और क्या वहाँ पर अपने सपने पूरे हो सकते हैं? बेसिकली, क्या जापान किसी का आइडियल ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है? तो आपके इस क्वेश्चन में तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे व्यूअर्स को कि अगर आप किसी और भी कंट्री जाने का प्लान कर रहे हो तो आप वो आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दो एंड इस कंट्री के बारे में सोचो, यहाँ आने के बारे में सोचो। क्योंकि अगर आप एक पीसफुल लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, एक गुड लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो आपके लिए एक परफेक्ट ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप जापान ज़रूर आओ एंड वंस इन अ लाइफ तो आपको एक बार ये कंट्री ज़रूर विजिट करनी चाहिए। तो माधुरी जी, हमारी और एक ख्वाहिश है कि आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा मोटिवेट करें, खासकर उन लोगों को जो जापान को एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो इस चैनल के सारे व्यूअर्स को जो अभी मुझे देख रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि आप जापान ज़रूर आओ, क्योंकि जापान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे डिसिप्लिन सीखते हो, पंक्चुअलिटी सीखते हो, सेल्फ ग्रोथ हो गई, इंडिपेंडेंस हो गई एंड स्पेशली लव फॉर योर एनवायरनमेंट, जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है। बहुत ज़्यादा लोग अपने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये लोग प्रोटेक्टिव होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप यहाँ पे आओ और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो, चाहे वो लैंग्वेज की हो, स्किल की हो या फिर आपके माइंड सेट की। तो जी हाँ, मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आई एम श्योर इस कॉन्वर्सेशन से हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सारे नए इंसाइट्स मिले होंगे जो उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।